दोस्तों, आज दुनिया का हर नेशन अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सहारा लेता है। चाइना आज इस केस में भी नंबर 1 पोजीशन पर है। 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग चाइना के बाद आज यूएस एफडीआई के लिए सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि आज कोई डेवलप्ड फ्री मार्केट इकोनॉमी एफडीआई को अब बिग नो कह सकती है? जी हाँ, जापान एक ऐसी एकमात्र मेजर इकोनॉमी है जिसमें एफडीआई का कंट्रीब्यूशन बहुत पुअर है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि UNCTAD ने 2019 में देश की जीडीपी में क्यूमुलेटिव इन्वॉल्व एफडीआई के शेयर के बेसिस पर 194 कंट्रीज को रैंक किया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस रैंकिंग में जापान नॉर्थ कोरिया को भी पीछे छोड़ते हुए एकदम डेड एंड पर खड़ा है। भले ही जापान कुछ सेक्टर्स जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आज एक्सेल कर रहा है, लेकिन वहीं उससे कहीं ज़्यादा फील्ड्स में वो आज अपनी फेलो इकोनॉमी से पीछे है। फॉर इंस्टेंस, एक बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट में 64 कंट्रीज को इस पैरामीटर पर एनालाइज किया गया कि वो अपने डिजिटाइजेशन के इन्वेस्टमेंट से कितना इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव करती हैं। जापान इसमें 53rd पोजीशन पर है। लेकिन यहाँ मेन सवाल ये है कि आखिर वो ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से जापान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की ये हालत है। आज हम इस वीडियो में उन्हीं कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स को एकदम सिंपल लैंग्वेज में एनालाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि आखिर एफडीआई कहते किसको हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहां किसी भी नेशन की एक पेरेंट कंपनी दुनिया के अलग अलग रीजन्स में अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने के लिए किसी दूसरे देश में वहां किसी बिजनेस या कंपनी को या तो पूरी तरह खरीद लेती है या फिर उसके कुछ सब्सटेंशियल स्टेक्स में इन्वेस्टमेंट करती है। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एफडीआई अपने साथ कुछ फ्रेश और इनोवेटिव आइडियाज भी लेकर आती है, जिसका स्पिल ओवर इफेक्ट रेसिपिएंट नेशन की ब्रॉडर इकोनॉमिक को फर्दर बूस्ट करने का काम करता है। इतना ही नहीं, एफडीआई का पॉजिटिव स्लिप ओवर इफेक्ट वहाँ के लोकल सप्लायर्स, बिजनेस कस्टमर और इवन उनके खुद के कॉम्पिटिटर्स के परफॉर्मेंस में भी देखने को मिलता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है जापानीज ऑटोमोबाइल मेकर्स जो ट्रांसप्लांट फैक्ट्रीज को नॉर्थ अमेरिका लेकर गए। इसी के बाद डेट्रॉइट, जिसको मोटर सिटी या बर्थ प्लेस ऑफ द मॉडर्न ऑटोमोबाइल के नाम से जाना जाता है, ने सीखा कि डिफेक्ट्स को बाद में सही करने से अच्छा है उनको होने ही न दिया जाए। कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ एफडीआई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, टैक्स इंसेंटिव्स, हेल्दी मार्केट कंपटीशन के अलावा और भी कई बेनिफिट्स साथ लेकर आती है। और इसको अट्रैक्ट करने के लिए नेशनल गवर्नमेंट्स फॉरेन कंपनीज को तरह तरह के इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है। आज ऐसे कई रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं जहां ये देखा गया है कि उनकी इकोनॉमी में एफडीआई का बढ़ना उनकी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को एक क्विक जंप स्टार्ट प्रोवाइड कर देता है। और इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग अगर इसी मॉडल को जापान में अप्लाई किया जाए तो वहाँ भी ये एक पॉजिटिव बूस्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो दोस्तों, इससे एक बात तो क्लियर है कि अगर जापान अपनी स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ के फिनोमिनन को रिवर्स करना चाहता है तो उसमें एफडीआई एक एसेंशियल रोल प्ले करेगी। लेकिन ऐसे वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस रास्ते में बाधा बन जाते हैं? आइए जानते हैं। दोस्तों, जापान में सालों से चलते आ रहे ऐसे कई फॉर्मल और इनफॉर्मल फैक्टर्स हैं जो फॉरेन एंटरप्राइजेज को डोमेस्टिक फॉर्म्स एक्वायर करने से रोकते हैं। और यही रीजंस जापान में इनवर्ड एफडीआई के लिए बड़े हर्डल्स बन जाते हैं। आइए एक एक करके उन्हें देखते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 20 साल पहले जापान के लीडर्स ने इनवर्ड एफडीआई को अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रेटजी में इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया। 2001 में जब जुनिचिरो कोइजुमी जापान के प्राइम मिनिस्टर बने, उस समय जापान की एफडीआई उनकी जीडीपी का कुल 1.2% शेयर कंट्रीब्यूट करती थी। इसको कंपेयर करें तो उस समय एक रिच कंट्री में ये शेयर लगभग 28% था। जुनिचिरो कोइजुमी जापान के ऐसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने जापान की एफडीआई को डबल करने का गोल सेट किया। फिर 2006 में उन्होंने ये तय किया कि 2011 तक वो कंट्री की एफडीआई को बढ़ाकर 5% तक लेकर जाएंगे। इसके चलते शुरू में तो एक रिमार्केबल प्रोग्रेस देखने को मिला। 2008 तक उनका एफडीआई 4% तक बढ़ गया, लेकिन उसके बाद ये ग्रोथ वहीं रुक गई। 2013 में शिंजो आबे ने एक बार फिर अपने प्रेडेसिसर की तरह कंट्री की एफडीआई को डबल करने का गोल सेट किया। लेकिन अगर 2019 के डेटा को देखें तो ये 2008 के 4% से बढ़कर इतने सालों बाद भी केवल 4.4% ही हुआ है।
अगर अब इसको किसी भी टिपिकल रिच कंट्री से कंपेयर करें तो वहाँ ये फिगर 44% के मार्क तक पहुँच गई है, यानी लगभग 11 टाइम्स ज़्यादा। इतना ही काफ़ी नहीं था कि चीज़ों को और भी ज़्यादा वर्स बनाने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट अपने इस फेलियर को खुद ही से छिपा रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2020 में जापान का इनवॉइड एफडीआई बढ़कर लगभग $359 बिलियन के मार्क तक पहुंच गया, और इसी के चलते उन्होंने शिंजो आबे के 2013 में सेट किए गए गोल को अचीव कर लिया है। लेकिन अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के डेटा को देखा जाए तो जापान की एफडीआई 2020 में कुल $215 बिलियन के मार्क पर है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और इंटरनेशनल एजेंसीज के दिए गए डेटा में इतना ज़्यादा गैप आखिर कैसे पॉसिबल है। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि गवर्नमेंट अपनी मिसलीडिंग फिगर्स यूज करके रियलिटी को छुपाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, आईएमएफ ने कंट्रीज के एफडीआई ग्रोथ या चेंजेस को ओवर टाइम मेजर करने या फिर दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज के एफडीआई को कंपेयर करने के लिए दो मेजरमेंट पैरामीटर्स अप्रूव किए हैं। एक है डायरेक्शनल प्रिंसिपल और दूसरा है एसेट लायबिलिटी प्रिंसिपल। इन दोनों प्रिंसिपल में से आईएमएफ केवल डायरेक्शनल प्रिंसिपल को ही रिकमेंड करता है, लेकिन वहीं जापान की फॉरेन मिनिस्ट्री एसेट लायबिलिटी प्रिंसिपल को यूज करती है। हालांकि सेकंड प्रिंसिपल भी उतना ही लेजिटमेट है, लेकिन ये उन आइटम्स को इंक्लूड करता है जिनका रियल एफडीआई से कुछ लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जापान बेस्ड पेरेंट कंपनी है और वो अपने ओवरसीज एफिलिएट से लोन लेती है तो ये एसेट लायबिलिटी प्रिंसिपल में काउंट होगा। खैर, ये फैक्टर तो ये बताता है कि कैसे जापान में गवर्नमेंट एजेंसीज मिसलीडिंग पैरामीटर्स यूज करके डेटा को मैनिपुलेट करती हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है, आखिर जापान फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को क्यों अट्रैक्ट नहीं कर पाता। दोस्तों, अगर जापानीज मार्केट की बात करें तो वो भी फॉरेन बिजनेसेस के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव है। जापान की लार्ज एफ्लुएंट मार्केट, उसकी वेल एजुकेटेड वर्कफोर्स और कस्टमर बेस और पोटेंशियल सप्लायर्स और पार्टनर्स के बीच उसकी हाई टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी के चलते मल्टीनेशनल कंपनीज जापान को एक के बाद एक सर्वे और रिपोर्ट्स में टॉप पोजीशन पर रखती आई हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी फॉरेन बिजनेसेस हेल्दी जापानीज कंपनीज को खरीदने में कई दिक्कतें फेस करते हैं, और यही जापान की इनवॉइड एफडीआई फ्लो में सबसे बड़ा हर्डल है। दोस्तों, एक टिपिकल रिच कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का 80% मर्जर्स और एक्विजिशन की फॉर्म में होता है, लेकिन जापान में ये केवल 14% है। मर्जर्स और एक्विजिशन का इतना कम अमाउंट ही जापान की लो एफडीआई का एक मेजर रीजन है। इस इम्पेडिमेंट की रूट्स पोस्ट वर्ल्ड वॉर II एरा में ट्रेस की जा सकती हैं। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर II के बाद फॉरेन कंपनीज के डोमिनेशन के डर की वजह से जापान ने उसकी एफडीआई को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। 1960s में जब जापान ने OECD का मेंबर बनना चाहा तो उनको ये रेस्ट्रिक्शंस लिबरलाइज करने पड़े, लेकिन जापानीज गवर्नमेंट ने इनबाउंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन पर इनडायरेक्ट रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट करने के लिए कुछ मेजर्स अडॉप्ट किए, जिसको लिबरलाइजेशन काउंटर मेजर्स कहा जाने लगा। इन मेजर्स में कॉर्पोरेट जायंट्स और उनके फाइनेंशियर्स के बीच क्रॉस शेयर होल्डिंग को रिवाइव करना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉर्पोरेट ग्रुप, जिनको केरेत्सु कहा जाता है, को बढ़ाना और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए कॉम्प्लिकेटेड रूल्स और रेगुलेशंस इन्वॉल्व थे। केरेत्सु एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब है एक ऐसा बिजनेस नेटवर्क जो डिफरेंट कंपनीज, मैन्युफैक्चरर्स, सप्लाई चेन पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और ओकेजनल फाइनेंशियर से मिलकर बना होता है। प्राइम मिनिस्टर कोइजुमी ने इस तरह से कुछ लीगल बैरियर्स को कम करने की कोशिश की। डोमेस्टिक इंटरेस्ट और फॉरेन बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के ओपिनियन के बीच 2 साल तक एक कांस्टेंट डिबेट चलती रही। इसके बावजूद भी इनबाउंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन को आसान बनाने के लिए उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने जापान के कमर्शियल लॉज में भी काफी चेंजेस किए। आज भले ही जापान में ज़्यादातर इम्पेडिमेंट्स रिमूव कर दिए गए हैं, लेकिन कॉर्पोरेट ग्रुप सिस्टम आज भी उसी इनवॉइड एफडीआई फ्लो के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। आज जापान की मीडिया भले ही उन स्पेक्टेकुलर केसेस को पोर्ट्रे करती है जहां फॉरेन कंपनीज आकर जापान के निसान, शार्प और टोशिबा जैसी फेलिंग जायंट्स को रेस्क्यू करने में सक्सेसफुल हुई, लेकिन दोस्तों असल में बात तो ये है कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर अपनी पेरेंट कंपनी के ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए अच्छी कंपनीज को खरीदना ही पसंद करेगा। और जापान में सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि केरेत्सु सिस्टम के चलते वहाँ के सबसे अट्रैक्टिव टारगेट्स आज फॉरेन कंपनीज के रीच के बाहर हैं।
ट्रेडिशनली एक केइरेत्सु का मेंबर फॉरेन कंपनीज तो दूर बल्कि जापान के अंदर अंदर ही किसी दूसरे केइरेत्सु को भी खुद को सेल नहीं कर सकता। आज भले ही कुछ पेनफुल इकोनॉमिक ट्रांजिशन के चलते इंटर केइरेत्सु मर्जर्स एंड एक्विजिशन के अगेंस्ट रेस्ट्रिक्शंस थोड़े कम हुए हैं, लेकिन मोस्टली सभी केइरेत्सु फॉरेन बायर एक्विजिशन को आज भी स्ट्रांगली अपोज करते हैं। दोस्तों, जापान के कॉर्पोरेट ग्रुप्स जिसमें 26,000 पेरेंट कंपनीज और उनके 56,000 एफिलिएट्स आते हैं, वो लगभग 18 मिलियन लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, जो जापान के टोटल एम्प्लॉय पॉपुलेशन का 1/3 है। और इसमें इससे भी ज़्यादा अनएफिलिएटेड सब कॉन्ट्रैक्टर्स और क्लोजली अलाइड सप्लायर्स भी हैं, वो अलग। फॉर एग्जाम्पल, टोयोटा ग्रुप के 1000 एफिलिएट्स और 40,000 सप्लायर्स हैं, जिसमें मेजोरिटी में टाइटली लिंक्ड सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। इसी कॉर्पोरेट सिस्टम के चलते 1996 से 2000 तक फॉरेन कंपनीज जहां कॉर्पोरेट ग्रुप के केवल 57 मेंबर्स ही खरीद पाई हैं, वहीं अनएफिलिएटेड कंपनीज की बात करें तो उसका नंबर 3000 है। एफडीआई प्रमोशन काउंसिल, जो जापानीज गवर्नमेंट की एक एडवाइजरी बॉडी है, उसने 2020 में एक ड्राफ्ट पेपर इशू किया। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे इनबाउंड मर्जर एंड एक्विजिशन जापान की स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि एसएमईज में चल रही सक्सेशन क्राइसिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। उसी रिपोर्ट में आगे बताया गया कि 2025 तक जापान की लगभग 6 लाख एसएमईज बंद होने के कगार पर आ जाएंगी, क्योंकि तब तक उनके ओनर्स 70+ एज ग्रुप में पहुंच चुके होंगे। और तो और उनका कोई भी सक्सेसर ना होने के चलते इन कंपनीज को आगे संभालने वाला कोई भी नहीं होगा। इतना ही नहीं, इससे लगभग 6 मिलियन जॉब्स भी रिस्क पर होंगी। इस डिजास्टर को होने से रोकने के लिए इस रिपोर्ट में कुछ मैकेनिज्म मेंशन किए गए हैं। ये मैकेनिज्म्स एसएमईज को सूटेबल फॉरेन पार्टनर्स ढूंढने और थर्ड पार्टीज के बीच बिजनेस ट्रांसफर को फैसिलिटेट करने के लिए बनाए गए थे। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो ये मैकेनिज्म्स मर्जर एंड एक्विजिशन को बूस्ट करने के लिए थे। लेकिन सरप्राइज की बात यह है कि जब कैबिनेट ऑफिस ने जून में इसका फाइनल डॉक्यूमेंट रिलीज किया तो उसमें हर तरह के इनबाउंड मर्जर एंड एक्विजिशन का मेंशन बिल्कुल खत्म कर दिया गया। तो उनके लिए फॉरेन कंपनीज का एक्विजिशन या एफडीआई इतने बड़े लेवल पर जॉब लॉस होने से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इन सब चीज़ों के चलते जापान की 194 रैंक कोई बहुत सरप्राइजिंग बात नहीं है। दोस्तों, दुनिया की कोई भी कंट्री जैसे ही एफडीआई को रजिस्ट करने के बजाय उसको प्रमोट करती है, तभी से उनकी एफडीआईज बढ़ना शुरू हो जाती हैं। साउथ कोरिया में इनवर्ड एफडीआई टू जीडीपी का रेशियो 1990s के 2% से बढ़कर आज 14% हो चुका है। वहीं इंडिया में ये रेशियो 1990 के 0.5% से बढ़कर आज 14% हो चुका है। अगर बात करें ईस्टर्न यूरोप की 8 फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स की, तो वहाँ ये 7% से बढ़कर आज 55% तक पहुँच चुका है। जापानीज इकोनॉमिस्ट ताकियो होशी और कोजो कियोता की कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर जापान भी इन्हीं कंट्रीज़ की तरह परफॉर्म कर रहा होता तो उसकी एफडीआई टू जीडीपी रेशियो 2015 तक 35% के मार्क तक पहुंच गया होता। आज भले ही जापान में कुछ ऐसे फोर्सेस इमर्ज हो रहे हैं जिनमें चेंज का पोटेंशियल साफ साफ नज़र आता है। चेंजिंग पब्लिक ओपिनियन, सक्सेशन क्राइसिस, कॉर्पोरेट रिफॉर्म्स और एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में चेंज जापान की इस कंडीशन को बदलने के कुछ पोटेंशियल ड्राइवर्स हो सकते हैं। लेकिन इन ड्राइवर्स का जो भी इम्पैक्ट हो, पर यह बात तो साफ है कि अगर जापान अपनी एफडीआई में ज़रा भी राइज देखना चाहता है तो उसको ज़रूरत है गवर्नमेंट और बिजनेस लीडर्स के द्वारा लाए गए कंसर्टेड पॉलिसी एफर्ट्स की, जो इनबाउंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन को प्रमोट करे। वरना जापान शायद ही कभी अपनी इन रैंकिंग्स या इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्प्रूव कर पाएगा। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।